चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। बच्चे, आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल। बच्चा हेडिंग लिखिएगा, दो सदिशों के अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ये बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में मेरे बच्चे यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे ध्यान से एक एक चीज को समझते चलिएगा। बच्चा, एक एक चीज को आप समझते चलिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। बच्चा, इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, या इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट of two vectors, देखिए, दो सदिशों के अदिश गुणनफल। बच्चा, जब दो को सदिश को गुना करेंगे ना, जब दो सदिश को गुना करेंगे ना, तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो अदिश आएगा। वो मेरे बच्चे वो क्या आएगा? अदिश आएगा। जैसे कि इसके बारे में साधारण सी भाषा में आप ये समझो, अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को गुना करोगे, जो बीच में गुना का साइन होगा मेरे बच्चे, इस डॉट के रूप में दिखाया जाएगा। इस डॉट के रूप में दिखाया जाएगा। यानी वेक्टर ए और जब वेक्टर बी का गुना करोगे तो जो भी इसका रिजल्ट आना है, जो भी इसका रिजल्ट आना है वो कोई ना कोई स्केलर ही आएगा। यानी कोई ना कोई मेरे बच्चे अदिश ही आएगा। जब दो फैक्टर का गुना करोगे, जब दो फैक्टर का गुना करोगे तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे वो अदिश ही आएगा। यानी इसमें वेक्टर साइन यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि कोई ना कोई डिजिट में आपका आंसर आएगा, और डिजिट को बच्चा अदिश, डिजिट को आप अदिश मान के चलो, डिजिट वगैरह को आप अदिश मान के चलो। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। डॉट प्रोडक्ट जब भी बात करें, या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो बच्चा बीच में एक डॉट दे देंगे और वेक्टर ए और वेक्टर बी को गुना करके ऐसे करके दर्शाया जाएगा। तो चलिए, इसी के बारे में मेरे बच्चे आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। हेडिंग, मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने हेडिंग तो लिख ही लिया होगा। बच्चे, आपने हेडिंग तो लिख ही लिया होगा, देख लो, हेडिंग लिखना चाहिए, लिख लिए होंगे। अब बच्चा देखो, जैसे यहाँ पे देखना जरा इसकी कहानी। बच्चे, इस तरीके से मान लो कि यहाँ ए है और ये बी रहे और ये सी हो जाए। अब बच्चा यहाँ पे कोई एक कोण थीटा रहे, कोई एक कोण मेरे बच्चे बीच में एक कोण कोई थीटा रह ले। अब मान लो कि यहाँ पे ए बी, इसको वेक्टर ए ले लें, ए से बी तक को वेक्टर ए ले लें, और मेरे बच्चे वेक्टर ए से लेके सी तक को वेक्टर बी कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अब अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट की बात करें, सबसे पहले एक बात और जानिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो यहाँ पर होगा बच्चा, वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा। ये नॉन जीरो क्या होता है? ये बच्चा होता है, नॉन जीरो होता है शून्येतर, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्येतर। देखिए, ये दोनों जो फैक्टर होगा वो नॉन जीरो फैक्टर होगा। सबसे पहले समझिए, यहाँ फैक्टर ए और फैक्टर बी नॉन जीरो फैक्टर होगा। इसका मतलब होता है शून्योत्तर सदिश, वैसा सदिश जो जीरो कम से कम ना हो। ठीक है, वैसा सदिश को जो कम से कम जीरो तो ना हो मेरे बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब बच्चा देखिए, अब इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखा कैसे जाता है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है, और बच्चा जो जो फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहा है ना, जो जो फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहा है ना, उसको इसके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड
ठीक है, इंटू कॉस थीटा, इंटू मेरे बच्चे कॉस थीटा। इसी डॉट प्रोडक्ट निकालने का यही तरीका है मेरे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। जब हम दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो जिस वेक्टर को लेके चले हैं उस दोनों वेक्टर का गुणनफल और कॉस थीटा, दोनों वेक्टर का गुणनफल किसके साथ, कॉस थीटा के साथ अगर हो जाए तो वो बच्चा डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। आप इसे नोट कर लें मेरे बच्चे, आप इसे नोट कर लें। जहां थीटा का मान मेरे बच्चे एक बार और कर लीजिएगा, जहां थीटा का जो मान है, जहां मेरे बच्चे जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा या बराबर, और मेरे बच्चे पाई या 180 में लिख सकते हैं, 180 से छोटा या 180 के बराबर भी, 180 से छोटा या 180 के बराबर। थीटा का मेरे मान मेरे बच्चे कहां से कहां कंसीडर कर सकते हैं बच्चे, थीटा का मान जो कंसीडर कर सकते हैं 0 से लेकर बच्चा 180 डिग्री तक थीटा का मान कंसीडर किया जा सकता है। थीटा का मान मेरे बच्चे 0 से 180 डिग्री तक आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, आप इसे नोट कर लें। अच्छा, अगर आपका कोई चीज छूट गया है तो और 3 हाँ तो आप देखो, आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, उसके बारे में बात सोनाली जी हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। शायद कुछ क्लास छूटा है आपका, उसका तो वीडियो ऐप पे भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फिर भी अगर आप उसको देख के समझ नहीं पा रहे हो तो बच्चा आप मुझसे बात करना, फिर हम बताते हैं कि कैसे उसके रास्ते आपके हल होंगे, ठीक है। आपका कैसे सोल्यूशन निकलेगा उस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे आप यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इसके बच्चे इसकी प्रॉपर्टी पे कुछ बात कर लेते हैं, बच्चा इसकी प्रॉपर्टी पे कुछ बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसकी प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं जरा बच्चा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो लिखा है, अगर यहाँ वेक्टर ए ही है, ठीक है, कोई या हम इसको ऐसे लिखे बच्चा, वेक्टर बी को अगर वेक्टर ए के साथ गुना करवा ले, और बच्चा यहाँ पे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख ले, और यहाँ cos थीटा, तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? तो मेरे बच्चे क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कतई नहीं पड़ेगा। तो हम ये कहना क्यों चाह रहे थे बच्चा, ये कहना हम ये चाह रहे थे मेरे बच्चे, हम कहना इसलिए इस बात को चाह रहे थे बाबू, इसलिए चाह रहे थे कि हमारा एक वितरण नियम है बच्चा, हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसका चर्चा हम अपनी प्रॉपर्टी में भी करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा होगा बच्चा, ये प्रॉपर्टी नंबर पहला। तो बच्चा ये जो है ना वो वितरण नियम को फॉलो करता है, ये जो है बच्चा डॉट प्रोडक्ट जो है वितरण नियम को फॉलो करता है। बोलो वितरण नियम क्या हुआ? तो वितरण नियम कहने का मतलब ये है बच्चा, ये वितरण नियम को फॉलो करता है। उसमें क्या है, उसमें क्या है कि अगर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर बी के साथ करोगे ना, तो बराबर में वेक्टर बी और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होगा। अब cos थीटा तो मेरे बच्चे दोनों में कॉमन सी बात थी, लिखे या ना लिखे। तो वितरण नियम का मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जिसे देखो आप यहाँ ए और बी का जो रिजल्ट ला रहे हो वही रिजल्ट किसका आएगा, बी डॉट ए का, वेक्टर बी डॉट ए का सेम रिजल्ट आना है। इसीलिए सिर्फ हम यही लिखे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट का मान आएगा वो वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का भी मान सेम रहने वाला मेरे बच्चे। ये हमारा वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरा बात मेरे बच्चे, ये अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो दूसरा चीज देखो बच्चा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, हाँ देखो, अगर यदि यानी इफ वेक्टर ए का मान अगर 0 हो जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए, हालांकि हमने क्या बोला है
कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो होगा। मेरे बच्चे हमने तो यही बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी तो नॉन जीरो होगा, लेकिन मान लो ऐसा अगर हो गया कि दोनों का मान अगर जीरो हो जाए तो, जीरो हो जाए तो मेरे बच्चे तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का मान मेरे बच्चे जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे अगर वेक्टर ए का मान जीरो हो जाए तो वेक्टर बी का भी मान जीरो हो जाए, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो सकता है जी। क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकेगा। आपसे अगर ये भी पूछ ले कि थीटा का मान क्या होगा, मान लो cos थीटा का यूज करते हैं ना बच्चा इसमें, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान जो होगा मेरे बच्चे अपरिभाषित होगा। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ नोट करके मेरे बच्चे आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान अपरिभाषित होगा, यहाँ थीटा का मान अपरिभाषित होगा, यहाँ थीटा का मान मेरे बच्चे क्या होगा जी, अपरिभाषित होगा। ये मेरा बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 2 था। यहाँ थीटा का मान मेरे बच्चे अपरिभाषित होगा। ये जितनी भी मेरे बच्चे प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बेहद, जिसको आप बोल सकते हो ना बहुत। आप ये सोचो कि अगर आज आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो बच्चे यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस पकड़ाने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चंस बच्चे मिलने वाला है। तो आप यही करो कि आज इसको आज फुल रूपेण कंप्लीट कर लो। अब बच्चा ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं जो कि आपको ना समझ में आए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चलो बाबू, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें बच्चा, लिख लियो होंगे सारे बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चा चैप्टर के नाम से ही देखिए बच्चा, प्रॉपर्टीज नंबर 3 को देखो जरा। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी भी एक अदिश होता है, एक अदिश होता है। तो हम कह क्या रहे हैं बच्चा, हम कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब दो वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट के अनुसार गुना करवाते हो तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक अदिश होगा। इसको बच्चा हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दो सदिशों का, दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है।
देखिए बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4, बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश ही होता है। बच्चा वो तो आगे हम लोग जब करेंगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें बच्चा, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो सबसे पहले जो हम आपको इसका जो फॉर्मूला दिखाए हुए बच्चा क्या दिखाए याद है, इसको थोड़ा देखिएगा। इसका प्रॉपर्टी नंबर जब 4 की बात करेंगे तो कि इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ये फार्मूला याद रखिए। और इसे अब जो प्रॉपर्टी है इसी फार्मूले के अनुसार मेरे बच्चे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए इसको, जरा मेरे प्यारे बच्चे आप इसको देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, अब जो कंडीशन है इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, ये दिखाए थे शुरू में, अब इसका यूज होगा। देखिए 4 नंबर यहाँ से, यदि ऐसा कंडीशन हो जाए कि अगर दो वेक्टर आपस में लंब हो, मेरे बच्चे दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मान लो इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए है मेरे बच्चे और वेक्टर बी, तो यहाँ पर जो मेरे बच्चे थीटा बनने वाला है, थीटा बनने वाला वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। थीटा जो होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, 90 डिग्री का। जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, तो चलो देखते हैं। तो मेरे बच्चे वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा, सही बात, ठीक है। अगर मेरे बच्चे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री यहाँ पे, तो cos 90 का मान क्या होता है बच्चा, 0। अगर 0 को इन दोनों से गुना भी करवा लोगे तो 0 को बच्चा किसी से भी गुना करवा लो तो 0 होता है। तो यहाँ पे हम ये समझ पाए मेरे बच्चे, हम ये समझ पाए अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना रहा हो, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो मेरे बच्चे वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होता है, 0। तो हो सकता है बच्चा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक दूसरे के, या एक दूसरे पे समकोण पर समकोण बना रही है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, 0 होगा। आप इसे नोट कर लें। ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चा जा रहा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में 100% मानो। ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे यहाँ से काफी बनता है, इसलिए आप इसको एकदम गौर से देखते जाएं और समझते जाएं। और जिस किसी बच्चे का क्लास छूटा है बच्चा, वो आप हमें संपर्क करेंगे, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए बच्चा, ये तो बात हो गई, ये तो था, हाँ बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। अच्छा फिर से समझाएं, ओके। बच्चा देखो, डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको आज क्लास के शुरुआत में ही हमने बोला था कि जब दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट के द्वारा जुड़े हो, यानी कि दोनों का जो गुना हो डॉट प्रोडक्ट से हो। बच्चा गुना दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट से, जिस चैप्टर को अभी आप पढ़ रहे हो, एक होता है मेरे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट से, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चा, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट से। जब आप डॉट प्रोडक्ट से गुना करते हो ना तो इसका जो रिजल्ट होता है मेरे बच्चे वो अदिश होता है, यानी कि स्केलर होता है। लेकिन बच्चा जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट से गुना करवाते हो ना तो इसका जो रिजल्ट होता है मेरे बच्चे वो वेक्टर होता है, यानी कि कोई ना कोई वेक्टर होगा, सदिश होगा, अदिश नहीं होता है। बच्चा जैसा कि डॉट प्रोडक्ट से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो हमने यहाँ पे ये कहा, हमने मेरे बच्चे ये कहा कि यहाँ पे थीटा जो होगा इन दोनों के द्वारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा बना हुआ एंगल ही होगा। तो यहाँ देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी से हम इस तरह से बना लिया और दोनों वेक्टर आपस में लंब, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो बच्चा थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया।
थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया। जब थीटा का मान 90 हो गया तो a डॉट v का v वेक्टर का मान क्या होगा 0 पर कैसे देखो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अगर 0 से मेरे बच्चे किसी को भी गुना करवाओगे तो 0 ही होगा। तो ये हुआ आपका दोनों का a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान 0। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें बच्चा, अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, देखिए दोनों वेक्टर मेरे बच्चे आपस में परपेंडिकुलर हो। अब जरा सोचो कि दो वेक्टर मेरे बच्चे आपस में परपेंडिकुलर है, समझना बात ठीक है। यानी बच्चा अगर आप थीटा की बात करो ना, थीटा की बात करो तो बीच में तो कोई कोण बनने से रहा, तो मेरे बच्चे इस तरह से यहाँ पे 0 डिग्री लिखते हैं। लेकिन एक अहम बात इसमें क्या है मेरे बच्चे, अहम बात क्या है कि अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा ना तो डायरेक्शन मेरे बच्चे सेम होता है। डायरेक्शन जो होता है ना वो सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। डायरेक्शन जो होता है मेरे बच्चे यहाँ पे सेम होता है। तो हम यहाँ इस बात को लिख देते हैं, ठीक है। थीटा 0 होता है तथा वेक्टर a एंड वेक्टर b की दिशाएं समान होती है। ये भी लिखना जरूरी है बच्चा। अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले ऑब्जेक्टिव में दिशा कैसा होता है, समान विपरीत कुछ भी, की दिशाएं समान होती है, दिशाएं समान होती है। ठीक है बच्चा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है। तो मेरे बच्चे जब हमने कहा थीटा का मान 0 तो देखो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो आंसर इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन हम पूरा कर देते हैं। cos 0 डिग्री और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो मेरे बच्चे अगर 1 को इन दोनों से गुना भी करवाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो गया, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा, पैरेलल होगा। और वहां पे थीटा का मान क्या होगा 0। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले a वेक्टर b पैरेलल हो, ठीक है, या थीटा का मान जब 0 हो, ऐसे भी कह ले डायरेक्ट, या अगर थीटा का मान 0 हो तो a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, तो उसका मान क्या हो सकता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। आप इसे नोट कर लें। देखिए एक दूसरे के मेरे बच्चे पैरेलल है तो दिशा समान होता है, दिशा समान होता है। तो दिशा मेरे बच्चे विपरीत कब होता है, अब सुनना, दिशा विपरीत कब होता है बच्चा, सुनना जरा, दिशा विपरीत कब होता है वो जरा ध्यान से सुनना बाबू, कि दिशा विपरीत कब होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर मूव करो, प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर मूव करो। देखो जब थीटा का मान मेरे बच्चे 180 होगा ना, जब थीटा का मान 180 होगा तो दिशाएं विपरीत होंगी, ठीक है। यदि थीटा का मान 180 हो तो दिशाएं मेरे बच्चे, तो वेक्टर ए एंड या एंड वेक्टर बी की दिशाएं विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। अब इसका क्या मतलब है समझाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चा अगर आप 180 बनाओगे ना, ध्यान सुनो, 180 बनाओगे तो 180 तो ऐसे ही बनता है। यहाँ पे जो थीटा का मान होगा मेरे बच्चे वो 180 होगा। तो जो कोण बनेगा मेरे बच्चे एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो मान लो कि ये वेक्टर ए हुआ और यहाँ वेक्टर बी हो गया। ए और बी को कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे देखो डायरेक्शन अलग अलग होगा जब थीटा बनेगा ना। मेरे बच्चे देखो वेक्टर बी इधर से इधर चला गया और वेक्टर ए उधर से उधर जा रहा है। तो बच्चा देखो डायरेक्शन विपरीत है और बीच का कोण कितना बना हुआ थीटा, दोनों के बीच का कोण कितना बना हुआ थीटा, और थीटा का मतलब कितना 180 डिग्री, 180। यानी जब भी 180 हो, जब भी 180 हो तो समझ जाना कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर 180 हो मेरे बच्चे तो अब इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा मेरे बच्चे। हम
इसको पूरे करके बता रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 180। मेरे बच्चे आप लिख लेना cos 180 का जो मान होता है ना वो -1 होता है। वो cos 180 का जो मान होता है ना उसका वैल्यू होता है -1। तो मेरे बच्चे अगर हम -1 इसको कंसीडर करें तो -1 को अगर इससे गुना करें तो मेरे बच्चे ये माइनस नहीं हो जाएगा, आगे में माइनस नहीं हो जाएगा। तो अगर हम समझे कि थीटा का मान अगर 180 हुआ तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आप इसे भी नोट कर लें। चलिएगा देखिए बच्चा आप आगे देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, कभी ऐसा हो यदि यानी एक वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, इसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 से बड़ा हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच न्यून कोण बनता है। न्यून कोण बनता है बच्चा, ठीक है। अब ये न्यून कोण बनता है इसके बारे में समझिए। देखिए एक प्रॉपर्टी नंबर 7 है और एक प्रॉपर्टी नंबर 8 है। बच्चा दोनों को एक साथ लिखते हैं लेकिन हम दोनों को समझाते कि न्यून कोण क्यों बनता है ये भी समझाते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 में यदि, ठीक है, अगर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट के साथ हो और इसका जो मान हो वो 0 से छोटा हो, यहाँ पे 0 से बड़ा था लेकिन यहाँ ये 0 से छोटा है, ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अधिक कोण बनता है। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से सुनिए कि अधिक कोण और ये न्यून कोण बनता कब है, क्यों बनता है, ये बताते हैं बच्चा, ध्यान सुनिएगा। ये आपके बहुत दायरे की चीज है। क्या दायरा, अच्छा ये बात बताइए कि जब न्यून कोण कब बनता है मेरे बच्चे, न्यून कोण कब बनता है, कोई कोई कोण न्यून कोण कब बनता है, जब वो 0 और 90 के बीच हो,
तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 0 और 90 के जब बीच की बात कर रहे हैं, बच्चा आपको 11th में चतुर्थांश पढ़ाया गया था, बच्चा 0 यहाँ है और 90 यहाँ है, और आप अगर इसके डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चा यहाँ पे आप cos थीटा लिखते हैं ना, cos थीटा लिखते हैं, बच्चा cos थीटा का मान पहले चतुर्थांश में प्लस में होता है, पहले चतुर्थांश में वो प्लस में होता है। तो मेरे बच्चे आपसे हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि a डॉट b का मान अगर 0 से बड़ा हुआ, अगर 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा कहने का मतलब है कि उसका मान पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा कोई संख्या होता तो 1 2 3 सब तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा मेरे बच्चे उसका मान पॉजिटिव होगा। और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले चतुर्थांश में देखिए जो कोण बनेगा वो 0 से 90 के बीच बनेगा। तो जो 0 से 90 के बीच कोण बनेगा मेरे बच्चे, 0 से 90 के बीच में जो कोण बनेगा वो न्यून कोण ही होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा, यानी मेरे बच्चे वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए यहां बोल रहे हैं कि 0 से छोटा, मेरे बच्चे 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कोई भी चीज निगेटिव होता है, तो cos निगेटिव कहां बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos निगेटिव कहां बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट का जो मान होगा वो जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो 90 से बड़ा और 180 से जो छोटा कोण बनता है मेरे बच्चे वो अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, वो अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो आपको जब हम शुरुआत में पढ़ाए थे तो थीटा का मान जो हम यहाँ पे मेरे बच्चे फॉर्मूला दिए थे, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे मेरे बच्चे cos थीटा और थीटा को कंसीडर करने के लिए बोले थे कि थीटा का मान जो कंसीडर करना वो 0 से बड़ा या बराबर, 180 से छोटा या बराबर, बस 180 से ज्यादा बड़ा नहीं करने को बोले थे, 180 से छोटा या बराबर, 180 से बड़ा नहीं, यानी 0 से लेके 180 तक ही जाते, यानी कि पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, तीसरा चौथा की बात यहाँ नहीं होगा, यहाँ तीसरा और चौथा की बात कतई नहीं कर सकते बच्चे यहाँ पे। तो इसीलिए जब हम बोले कि 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा यानी cos, cos फॉर्मूले में है तो cos को देखो, कोण के लिए cos को देखो, तो cos का मान यहाँ पॉजिटिव होगा, cos का मान यहाँ पॉजिटिव होगा जो 0 से 90 तक के बीच में होगा, और 0 से बड़ा कोई भी कोण होगा तो वो कहाँ पे आएगा, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में कोई चीज बनेगा तो वो धनात्मक होगा, ये भी पूछ सकता है कि धनात्मक होगा, और धनात्मक होगा तो जो कोण बनेगा वो न्यून कोण, और अभी कोण कहाँ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब बच्चा देखो, कर लिए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो कर लो। यहाँ के मेरे बच्चे थ्योरी से ऑब्जेक्टिव में काफी प्रश्न होते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि थ्योरी को काफी एक्सप्लेन करके पढ़ाएं। एक बात भी मेरे बच्चे हम यहाँ छोड़ना नहीं चाहते, एक बात भी हम यहाँ से आपकी को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें, जहां पे आपको ये लगे कि हमारी समझ मतलब ढंग से नहीं हो पा रही है तब बच्चे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं।
बच्चा जितना सारा चीज बता रहे हैं सबका नोट्स भी हम आपको आपके ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। जितना सारा चीज लिखा रहे हैं बच्चे सब चीज का नोट्स आपको भेज रहे हैं थोड़ी देर में। अब बच्चा ध्यान से देखो जरा यार, बच्चे यहाँ देखो, अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे अगला पॉइंट शायद 7, 8, 9, यदि वेक्टर ए कैप, देखो ए कैप का मतलब बच्चा ये वेक्टर ही हुआ, ठीक है, तथा वेक्टर बी कैप, बच्चा वेक्टर बी कैप का मतलब वेक्टर ही हुआ। अब ये कैप कब लगाते हैं बच्चा? कैप तब लगाते हैं, कैप तब लगाते हैं जब कोई यूनिट वेक्टर होता है, जब कोई यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं वेक्टर ए कैप तथा वेक्टर बी कैप, ठीक है, इकाई सदिश हो, इकाई सदिश हो, इकाई सदिश हो, तो इकाई सदिश हो। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखना जरा, वेक्टर ए कैप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी कैप। अब मेरे बच्चे इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। मेरे बच्चे हम एक चीज आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको मेरे बच्चे हम एक चीज पहले ही बता चुके हैं कि इकाई सदिश का, इकाई सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण, या बच्चे इसको इंग्लिश से बोलो मैग्नीट्यूड, इकाई सदिश का परिमाण एक होता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो बच्चा इकाई सदिश मान लो ए है, वेक्टर ए, तो इसका परिमाण का मान कितना होगा? 1। और यहाँ बच्चा बी, बी वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड, बी कैप वेक्टर, इसके बी मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा? 1। तो मेरे बच्चे यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप ये समझे, यहाँ से आप ये समझे कि दोनों का जब मान 1 और 1 होगा तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को cos थीटा से गुना करेंगे तो सिर्फ cos थीटा नहीं हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ से एक सूत्र मिला कि वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप का मान cos थीटा होता है। वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप का मान सिर्फ के सिर्फ cos थीटा होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड का मान तो मेरे बच्चे 1 हो गया, तो यहाँ पे आपको हम नोट्स करके दिखा भी चुके हैं, तो आप इसे भी नोट कर रहे हैं। ये बच्चा हम पहले ही बता चुके हैं कि वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान हमेशा 1 होता है। देखिए बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर इसका 10, प्रॉपर्टी नंबर 10, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट लिखना उतना लिख लेना, आसान का आसान भी और इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चे यहाँ से अगर आप सेट वगैरह बनाओगे, या आप देख लो कि अभी कुछ सालों में यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछा गया बच्चा, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है। या तो डॉट प्रोडक्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, या तो क्रॉस प्रोडक्ट से। दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो 10.4 में पढ़ना है। तो या तो डॉट प्रोडक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो क्रॉस प्रोडक्ट से पूछेगा, लेकिन पूछता जरूर है मेरे बच्चे, पूछता ही है। तो चलो जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे बच्चे हम आपसे ये कहें
आई, ठीक है, आई, ठीक है, वेक्टर का कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट आई के ई कैप के साथ करवा दें। इसका मतलब मेरे बच्चे दोनों को हम यूनिट वेक्टर के रूप में बोल रहे हैं, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर के रूप में ही लिखा जाता है, ये यूनिट वेक्टर के ही रूप में लिखा जाता है। तो मेरे बच्चे इसका मान कितना होता है? इसका मान मेरे बच्चे होता है 1, इसका मान होता है मेरे बच्चे 1। पर कैसे? इसका मान 1 होता है, पर कैसे? ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं बच्चा, आपको याद नहीं करवाएंगे बल्कि पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से सुनना, जो बात बोलेंगे बच्चा वहां नोट करना, देखो, ठीक है। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझना, ये मेरा x हो गया, ये o हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये i कैप को बताएगा और ये वेक्टर o y वाला j कैप को बता रहा है और ये k कैप को बता रहा है, ठीक है जी। और यहाँ मेरे बच्चे ये जानो कि हर एक, मतलब यहाँ पे 3 अक्ष है, ox, oy, oz, ये मेरे बच्चे एक दूसरे पे परस्पर लंब होता है। ये जो मेरे बच्चे एक दूसरे पे परस्पर लंब होता है, ये मेरे बच्चे एक दूसरे पे परस्पर लंब होता है। लंब का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर आप इसको समझना चाहते हो मेरे बच्चे, तो आप अपने घर में कोई कोना देख लो। मेरे बच्चे आप अपने घर में कोई कोना देख लो, जो अपने कोना को देखोगे ना, तो छत को देखो, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, तो दो गो तो हो गया, ठीक है। मान लो कि एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, और एक नीचे भी तो दीवार है ना, उसी कोना से एक नीचे भी तो दीवार है ना। तो समझना कि एक इधर से आ रहा है, एक छत के इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, और एक नीचे, नीचे मतलब नीचे जो कोना करके दीवार आया हुआ है मेरे बच्चे, वो भी ऐसे आया हुआ है। तो 3D फिगर में इसको ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप गौर करके अपने छत की ओर देखोगे ना मूव करके, तो हर एक कोई एक दूसरे के साथ बच्चा समकोण पे ही खड़ा है। समकोण पे खड़ा है यानी थीटा कितना बनाएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो हम कहना क्या चाहते हैं? तो बच्चा हम कहना ये चाहते हैं कि वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर आई का ही डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चे जब ऐसा बात कर रहे हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर के रूप में होता है, तो बच्चा इसका मैग्नीट्यूड का चर्चा करना कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 1 होता है, इसका मान तो 1 होता है, ठीक है, इसका मान तो मेरे बच्चे 1 होता है। अब cos थीटा, तो थीटा का मान यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री। cos कितना होगा? 90 डिग्री। शायद हमने cos, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे बच्चे हमने थोड़ा सा इसको आई आई है थोड़ा, ये जो कंसेप्ट दिए बच्चा, ये कंसेप्ट इसके लिए नहीं है, ये कंसेप्ट आई और जे के लिए दे रहे थे। ये जो बता रहे थे आपको 90 डिग्री वाला कंसेप्ट मेरे बच्चे, वो आई और जे के लिए, उसको थोड़ा रोकना। इसको हम तुरंत मतलब प्रॉपर्टी नंबर 11 में बता रहे हैं, तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 11 में बता रहे हैं ये वाला कंसेप्ट। अभी आपका कंसेप्ट है आई का, आई फैक्टर का गुणनफल आई के साथ, यानी देखो आई यही बन रहा है बच्चे, इसी पर आई को 2 बार लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं, यानी थीटा मेरे बच्चे 90 नहीं, थीटा 0 होगा। बच्चा हम आपको जीरो फैक्टर पढ़ाए हुए हैं मेरे बच्चे, जीरो फैक्टर पढ़ाए हुए हैं। फैक्टर का मतलब कि काइंड्स में, कि वेक्टर के जब प्रकार पढ़ाए होंगे तो जीरो फैक्टर पढ़ाएंगे, जहां मेरे बच्चे वेक्टर ए के साथ जब गुना होता है इसका मतलब होता है जीरो फैक्टर। बच्चा वेक्टर आई और वेक्टर आई, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 0 बनेगा। तो cos 0 का मान कितना होता है बच्चा? 1 गुना 1 गुना 1, तो इसका मान कितना हो गया? 1। इसका मान कितना हो गया? 1, ठीक है। इसी प्रकार मेरे बच्चे, इसी प्रकार जे कैप का भी मान कितना होगा? 1, ठीक है। और के कैप का भी मान मेरे बच्चे कितना होगा? 1। तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए इसके बारे में एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, वो भी दिखाते हैं। ये कहां से आया 1 वो दिखा दिए। अगर मान लो याद करने के तरीके को देखना चाहते हो तो ये दिखाते हैं। सीधे सीधे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1,
जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1। चलिए बच्चे, शायद आपने कर लिया होगा। देखो बाबू, अब प्रॉपर्टी नंबर 11, मेरे बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 11 ही होगा ना? हाँ 11 ही होगा। देखो जरा, अब यहाँ पे मेरे बच्चे जो ये फिगर बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे काम करेगा। देखो बच्चा, यहाँ पे ये फिगर काम करेगा। क्या काम करेगा? यहाँ पे लिख सकते हो वेक्टर आई का इकाई सदिश, ठीक है, वेक्टर जे कैप और वेक्टर के कैप परस्पर, ठीक है, परस्पर लंब इकाई सदिश है। परस्पर लंब इकाई सदिश है। लंब इकाई सदिश है। ये हम क्या कहना चाहते हैं बच्चा? हम ये कहना ये चाहते हैं कि देखो, अभी जो बता रहे थे आई जे, यहाँ पे बच्चा एक दूसरे पे बच्चा लंब है, लंब है। फिर यहाँ देखिए वाई जेड भी एक दूसरे पे लंब है और जेड एक्स भी मेरे बच्चे एक दूसरे से लंब है। अगर आप अपने दीवार के कोने को देखोगे ना, तो देखो एक तरफ से इस तरफ से आएगा, एक तरफ दो तरफ से रहेगा ना दीवार का कोना, और एक बच्चा नीचे भी तो रहता है। बच्चा दो तरफ का मतलब हुआ एक ये और एक ये, और जो नीचे रहता है समझो ये। तो देखोगे तो सब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना ही रहा होगा, ठीक है, सब बच्चा 90 डिग्री का कोण बना ही रहा होगा। तो हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं? तो कहना ये चाहते हैं बच्चा, अगर आई का गुना जे के साथ हो, आई का गुना मेरे बच्चे जे के साथ हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जीरो। इसका मतलब होता है जीरो। अब ये जीरो कैसे है हम समझा दे रहे हैं। जीरो कैसे है समझा दे रहे हैं। अब देखो जे का गुना मेरे बच्चे के साथ, देखो आई का गुना जे के साथ और जे का गुना के साथ, तो इसका भी मतलब मेरे बच्चे जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो मेरे बच्चे इसका भी मतलब क्या होगा? जीरो। फिर अगर हम के का मेरे बच्चे डॉट प्रोडक्ट निकाले आई के साथ, के का डॉट प्रोडक्ट निकाले हम आई के साथ, ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब भी क्या होगा? जीरो। पर जीरो होगा क्यों? पर जीरो होगा क्यों समझाते हैं मेरे बच्चे। ये पर जीरो होगा क्यों समझाते हैं। देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो आई, वेक्टर आई कैप, फिर वेक्टर जे कैप, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या करोगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और इनटू मेरे बच्चे cos थीटा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि थीटा 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी cos 90 डिग्री, और cos 90 का मतलब क्या होता है? जीरो। cos 90 का मतलब क्या होता है? जीरो। इसका मतलब हो गया 1। वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और cos का मतलब 90 का मतलब 0, ये हो गया 0। मेरे बच्चे उसी प्रकार वेक्टर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर जे कैप के साथ करोगे ना, जिसका मतलब होगा 0, यानी मेरे बच्चे जीरो फैक्टर ही आता है, या जीरो ही डायरेक्ट बोलो।
चलिए बच्चा आगे देखिए। बच्चा अगला 12 नंबर। जब दो सदिश समान, ठीक है, देखना बच्चा, जब दो सदिश समान हो, ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, हम क्या बोल रहे हैं, जब दो सदिश समान हो, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा, इसका डॉट प्रोडक्ट देखना जरा। तो बच्चा आप इसके डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं जानते हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की जगह पे क्या करेंगे बच्चा, जब दो सदिश समान हो, जब देखो जब ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ऐसे में मेरे बच्चे मैं बता चुका हूं कि थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना होगा बच्चा, 1। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आपस में गुना करोगे तो बच्चा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही करोगे तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड का, जो वेक्टर का चर्चा करें उसके मैग्नीट्यूड का वर्ग, उसके मैग्नीट्यूड का वर्ग। तो मेरे बच्चे आप इसको डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ए के रूप में भी लिख सकते हो, इसको मेरे बच्चे डायरेक्ट ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मेरे बच्चे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ही है, इसका मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ही है, ठीक है। अब इसमें एक बात और नोट कर लेते हैं, तो जो कि आराम से दिखा देते हैं, दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, उसके परिमाण, उसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, उसके परिमाण, उसके परिमाण के वर्गों के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। मान लीजिए बच्चा ये और ये डॉट प्रोडक्ट करवा दे, ऑप्शन में ये दे दे डायरेक्ट, तो समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ बच्चा स्क्वायर छूट गया, हमसे स्क्वायर देना भूल गया था, स्क्वायर जरूर लीजिएगा बच्चा। वेक्टर ए का स्क्वायर है तो इसके मैग्नीट्यूड का तो ए स्क्वायर जरूर लीजिएगा, स्क्वायर हमसे छूट गया था। अब इसमें एक बात और, इसमें देखिए एक अहम बात मेरे बच्चे और है, देखिए एक बात और क्या है, तो ध्यान से देखिएगा।
बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पे कहानी यहीं से थोड़ा सा बढ़ेगा। प्रॉपर्टीज नंबर 13 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखना जरा, अगर मेरे बच्चे की वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस ए, एक डॉट प्रोडक्ट करके मेरे बच्चे की माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अगर जैसे ही हम लोग यहाँ माइनस किए ना, जैसे ही मेरे बच्चे माइनस किए ना, तो क्या होगा? तो मेरे बच्चे होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं कि दो वेक्टर तो समान है ही, लेकिन मेरे बच्चे माइनस कहने का मतलब है कि इस वेक्टर ए की जो दिशा होगी ना वो विपरीत होगी। वो इस जो वेक्टर ए की दिशा होगी ना बाबू, वो विपरीत होगी। यानी कहना क्या चाहते हैं बच्चा, अगर दिशा विपरीत होती है ना तो थीटा का मान 180 डिग्री होता है, जो कि आज हमने चर्चा में किया है। अगर दिशा विपरीत हो, अपोजिट हो, तो थीटा का मान मेरे बच्चे 180 होता है। तो कहना ये चाहते हैं बच्चा कि एक वेक्टर ए है इधर और इसका वेक्टर का डायरेक्शन मान लो कि इधर है, ठीक है। ये मेरे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो वेक्टर ए माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है और इसके बीच में थीटा बनेगा। तो मेरे बच्चे थीटा का मान कितना, थीटा का मतलब कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बनेगा। और cos 180 का मतलब मेरे बच्चे -1 होता है, -1 होता है। जिसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या मेरे बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस दे देना और बीच में डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर और यूनिट वेक्टर में बच्चे आपको काफी कुछ उलझाया हुआ रह सकता है, जिसको हम जो आपको थ्योरी तैयार कर दिए हैं, तो उसमें बच्चा दोनों बात का चर्चा कर रहे हैं कि अगर कहीं यूनिट वेक्टर आ गया तो आप कैसे वहां परिस्थिति का सामना करोगे। जैसे मेरे बच्चे अगला है प्रॉपर्टीज नंबर 14, मेरे बच्चे प्रॉपर्टीज नंबर 14 और आज के क्लास का ये लास्ट प्रॉपर्टी बच्चा, प्रॉपर्टी नंबर 14 देखना जरा। बच्चा अभी हम बोले थे कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, मेरे बच्चे हमने यही कहा था। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला दिया था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा। अगर मेरे बच्चे हम ऐसा करें, ऐसा करें, क्या करें, ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे लेके आ जाते हैं बटा में, तो cos थीटा बराबर मेरे बच्चे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कभी कभी मेरे बच्चे आपसे cos थीटा का मान पूछ लेगा, cos थीटा का मान पूछ लेगा, तो डायरेक्ट इसका मान ऐसे बता सकते हो। या कभी कभी आपसे पूछेगा ना कि कौन बताए, यानी कि थीटा का मान पूछेगा। जब थीटा का मान पूछेगा बच्चा तो cos को आप उधर लेके जा सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा क्या, cos इनवर्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। पहले मेरे बच्चे आप इसको नोट करो, इसके फिर इसी में एक कहानी और बताते हैं, पहले आप इसे नोट कर लो। cos थीटा का मान पूछेगा ये, थीटा का मान पूछेगा तो ये, और ये मेरे बच्चे क्वेश्चन बहुत होता है ये सब, इसीलिए हम आपको साफ साफ कह रहे हैं बच्चे कि आप ध्यान दे के पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस काफी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे, अगर आप इसे नोट कर लिए होंगे तो देखिए
यूनिट वेक्टर के बारे में बच्चा हमने कुछ कहा था। बच्चा यूनिट वेक्टर के बारे में हमने कुछ कहा था, तो क्या कहा था आप उसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चा आप उसे ध्यान से सुनेंगे जरा। यूनिट वेक्टर के बारे में बच्चा बोला था हमने कि अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालते हैं। अगर हम वेक्टर बी कैप का निकालना चाहे यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालेंगे बच्चा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी और अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही करना चाहेंगे। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखना, जरा मेरे बच्चे आप ध्यान से देखना, सब कुछ वही है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये फॉर्मूला थोड़ा हम बदल दे रहे हैं मेरे बच्चे, हम थोड़ा फॉर्मूला बदल दे रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसका मान होगा बच्चा, ए कैप का मान होगा। यानी मेरे बच्चे हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ए कैप, ठीक है, इनटू, और मेरे बच्चे देखो वेक्टर बी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया, बी कैप, यूनिट वेक्टर ए कैप और यूनिट वेक्टर बी कैप, ठीक है। उसी प्रकार मेरे बच्चे अगर हम थीटा की बात करें, थीटा अगर उधर चला जाता है, जब मेरे बच्चे थीटा इधर चला आता तो अब आप क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप। तो मेरे बच्चे कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्ट आपको यूनिट वेक्टर दो दिया रहे और आपसे कहे कि चलो जी कौन बताओ, आपसे मेरे बच्चे वेक्टर ए और बी का ना बात करते, कभी कभी ऐसा भी हो कि वो यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर बी के कैप की बात करें, वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप की बात करें और थीटा का मान पूछ दे, तब ऐसे बना सकते हैं। यानी आप मेरे बच्चे इसे भी नोट कर लो, आप इसे भी नोट कर लो। यानी बच्चा ऐसा कोई चीज हम छोड़ ही नहीं रहे हैं ना जो कि एग्जाम में पूछे और आपसे वो सॉल्व ना हो, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चीज छोड़ रहे होंगे। तो आप ध्यान से बस इस चीज को देखें। बहुत सारा बच्चे ने थोड़ा सा मेरे नॉर्म्स को फॉलो किया, वो लोग 5.5 बना लिए हैं, बहुत सारा बच्चा का हो गया। तो जो बच्चा 5.5 बना लिए होंगे तो वो बच्चा ऐसा करिए कि 5.6 का आज होमवर्क बना लीजिए, टोटल 5.6 मेरे बच्चे खत्म कर लीजिए। जो बच्चा 5.5 बना चुका होगा वो बच्चा 5.6 आज शाम तक मेरे बच्चे बना ले, इसको इसका रिवीजन कर लें। और मेरे बच्चे जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई है आप उसको अच्छे से पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी बच्चा को कोई बात अगर समझ में ना आए तो बच्चा हमको कॉल कर ले, या अगर कोई और डाउट हो रहा हो या किसी बात की जानकारी चाहिए होगी तो बच्चा भी कॉल कर सकता है। ठीक है बच्चा, तो हम चाहेंगे कि आप 5.6 आज बना लें होमवर्क में, और इसे बच्चे आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में काफी काम का है। और चैप्टर की शुरुआत मेरे बच्चे भी होगा कल, आपका इसमें प्रोजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे बच्चा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।